हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है किरोश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम पढ़ रहे हैं साइन एंड सिम्टम। जी हाँ, पहले दो पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो फटाफट से जाके देखिए, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के। हमारे पास देख लिया आपने पायलोटिक स्टोनिस और काफी सारी डिजीज हमने देख ली। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, इसका मतलब क्या होता है? हाइपर रिफ्लेक्सिया, यानी एक तरह का एक कॉम्प्लिकेशन है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जब पेशेंट को आरटी हो गया, पेशेंट रोड पे गिर गया या कहीं भी हो गया, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई, तो पेशेंट को क्या पोजीशन देंगे? क्वेश्चन आता है। तो पेशेंट को इमोबिलाइज करेंगे, बिल्कुल इमोबिलाइज करेंगे। अगर पेशेंट को ट्रांसफर करना है तो लॉग रोलिंग मूवमेंट से करेंगे। सो अबोव द T6 अगर इंजरी होती है तो ऑटोनोमिक डिस्क रिफ्लेक्सिया में सबसे ज्यादा क्या होता है? ट्रोम्बोलिक हेडेक होता है। 200 से ज्यादा बीपी बढ़ जाता है, बीपी मोर देन 200। क्लियर है? एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का। नेक्स्ट चलते हैं। आई होप को मजा आ रहा होगा। डीवीटी के अंदर देखा गया अपना होमान साइन। होमान साइन आपके के बारे में आपको पता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पता लगाने के लिए होमान साइन का उपयोग किया जाता है। होमान साइन को कैसे पता करेंगे? मान लीजिए ये मेरा फुट है, हाथ को मेरा फुट मानिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? पंजा है आगे। तो आगे का फुट का जो टेल है, मतलब अपना जो पंजा है, उसको क्या करेंगे? डोर्सीफ्लेक्स करेंगे। डोर्सीफ्लेक्स करेंगे और ये जो हमारी जो बिल्कुल थाई वाली, जो थाई के नीचे जो अपना है बिलो द नी, काफ मसल पाई जाती है। कौन सी? काफ मसल पाई जाती है। तो काफ जैसे इसको डोर्सीफ्लेक्शन करेंगे फुट एंड को, क्या होगी? काफ मसल में पेन होगा। तो पेन अगर हुआ तो क्या आइडेंटिफाई होगा? पॉजिटिव होमान। होमान का मतलब हो गया डीबीटी पेशेंट के अंदर है। ठीक है, कहाँ पेन होता है? तो काफ मसल में होता है। कहाँ होता है? काफ मसल में। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं डीबीटी के बाद होमान साइन के बाद देखते हैं एंजाइना। एंजाइना के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन आया था आपका, हाँ, प्री इंफ्राक्टेड एंजाइना किसको बोलते हैं? तो प्री इंफ्राक्टेड एंजाइना को क्या बोलते हैं? अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं। तो एंजाइना क्या होता है? एक तरह का क्रशिंग ट्रबलिंग पेन होता है जो एंटीजी लेने के बाद रिलीव हो जाता है। अगर नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट आपने ले ली, ठीक है, 10 मिनट्स के अंदर 3 टेबलेट्स होती है सबलिंगुअल रूट से। कौन से रूट से? सब लिंगुअल रूट से 10 मिनट्स के अंदर 3 टेबलेट्स होती हैं। ठीक है, ये क्या करता है? आपका वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन, और क्या कर देगा? पेन को रिलीव करेगा, ब्लड पहुंच जाएगा आसानी से, क्योंकि इस्चेमिक कंडीशन में होता है आपको बहुत ज्यादा पेन मायोकार्डियल मसल्स के अंदर। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें मोस्टली होता है स्टेबल, अनस्टेबल, इंफ्राक्टेड वेरिएंट और साइलेंट। अनस्टेबल एंजाइना को हम दूसरा नाम बोलते हैं प्री इंफ्राक्टेड एंजाइना या क्रिसेंडो एंजाइना। याद रखिएगा, पूछा जाता है प्री इंफ्राक्टेड एरिया। अब नेक्स्ट इसने ये तो पूछ लिया, अगली बार क्या पूछ सकता है हमसे? या तो पूछ लेगा इंफ्राक्टेड एंजाइना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव एंजाइना बोलते हैं या रिफ्रैक्टरी एंजाइना बोलते हैं। सबसे खतरनाक होता है वेरिएंट एंजाइना, जिसको फ्रिंज मेटल एंजाइना बोलते हैं। ये होता है वेसोस्पाज्म से। वेसोस्पाज्म, अगर वेन्स का आर्टरीज का अगर स्पाज्म हो जाए तो कौन सा उसका है? फ्रिंज मेटल या वेरिएंट एंजाइना हो सकता है। स्टेबल एंजाइना के अंदर नॉर्मल पेन होता है, पेशेंट को जब एक्सर्शन होता है, जब थक जाता है तो उसके बाद एक पेन शुरू हो जाता है, वो रिलीफ हो जाता है रेस्ट करने के ऊपर, तो स्टॉप अपॉन रेस्ट। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस विद क्लॉट। एथेरोस्क्लेरोसिस का वेन तो जो हमारी आर्टरी है वो पहले से, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह की डिपोजिशन से पतली तो हो रखी, और साथ में कोई क्लॉट भी आके जुड़ जाए तो क्या होगा? अनस्टेबल एंजाइना होगा। इसके अंदर बहुत ज्यादा पेन होता है और ये इंफ्रैक्शन के लाइक पेन होता है। इसलिए इसको बोलते हैं प्री इंफ्रैक्टेड एंजाइना। तो इसको रेस्ट के साथ ये आराम नहीं मिलता है इसमें, और काफी ज्यादा पेन होता है स्टेबल एंजाइना की तुलना में। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रैक्टेबल या इंफ्रैक्टरी एंजाइना, और नेक्स्ट हमारा वेरिएंट है, इसको फ्रिंज मेटल भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी वेसोस्पाज्म होने से। और लास्ट होता है साइलेंट इस्चेमिया। साइलेंट इस्चेमिया के अंदर क्या होता है? पेशेंट को इस्चेमिया तो होता है जो ईसीजी के अंदर दिखाता है, बट पेशेंट को कैसे वैलिड कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते या वैलिड कोई ऐसा पेशेंट का कमेंट नहीं होता कि मुझे पेन हुआ वगैरह, इसलिए इसको बोलते हैं साइलेंट एंजाइना। मतलब कोई सिग्निफिकेंट पेशेंट की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं होती, बट ईसीजी चेंजेस दिखाता है। तो क्लियर है? एंजाइना के टाइप्स में अगर पूछ ले तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। क्रिसेंडो पूछ ले या फिर फ्रिंज मेटल पूछ ले या प्री इंफ्रैक्टेड पूछ ले, आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मजा आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप बस में और ट्रेन में कहीं भी आप इस वीडियो को फटाफट से देख के अपने वापस रिवीजन कर सकते हैं। एमआई के अंदर मायोकार्डियल इंफेक्शन के बारे में आपने देखा होगा, क्रशिंग स्टबलिंग पेन होता है विच इज रेडिएटेड लेफ्ट शोल्डर, नेक और आर्म से रेडिएट होता हुआ
जाता है, बट वो एनटीजी के ऊपर रिलीफ नहीं होता, एनटीजी के ऊपर रिलीफ नहीं होता। और अगर पूछ ले एमआई की डीओसी, एमआई की डीओसी पूछ ले तो आपको करना है मॉर्फिन, क्या करना है, मॉर्फिन देना है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेस देंगे उसको क्लोट को डिसोल्व करने के लिए, ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को, ये कुछ बेसिक फॉर्मेलिटी होती है। आता है एलटीबी, लेरिंजो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, इसके अंदर क्या होता है, लेरिंग्स हो गए, ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकस हो गए, इन तीनों का क्या होता है, इंफ्रैक्शन, इनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडोर, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडोर के साथ क्या होगा, साइनोसिस होगा, ठीक है, साइनोसिस होगा। और पेशेंट कैसा रहेगा, बिल्कुल ट्राइपॉड पोजीशन पेशेंट लेता है इसमें, ट्राइपॉड पोजीशन मतलब पेशेंट थोड़ा आगे की तरफ झुक के बैठता है, फॉरवर्ड लाइनिंग लेके बैठता है, दोनों पैर को वाइड करके पेशेंट एक कंफर्टेबल पोजीशन बनाने की कोशिश करता है, जिसमें पेशेंट ये सोचता है ट्राइपॉड पोजीशन में कि थोड़ा सा लंग्स रिलीव करे, लंग्स को स्पेस मिले अच्छे से ब्रीथ करने के लिए। सो इसके अंदर हो क्या रहा था, लैरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकस तीनों को क्या हो गया था, इन्फ्लामेशन हो गया था, इसलिए इसको बोलते हैं एलटीपी या इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर। उसमें होता है एक नैरोइंग पासवे, एयरवे से निकलने से किस तरह की आवाज आएगी, स्ट्राइडर की आवाज आएगी, क्लासिकल है। अगर अस्थमा के अंदर पूछ ले तो विजिंग साउंड करके आना, अस्थमा के अंदर क्या था, विजिंग, क्लियर है। हार्ट के फेलियर के अंदर पूछे तो क्रैकल्स हो गए, है ना, इस तरह से हमको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे देखते हैं ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ट्रैकिया इसोफेगस के बीच में क्या हो जाता है, फिस्टुला बन जाता है, एब्नॉर्मल ओपनिंग ओपनिंग बन जाती है, उसके कारण 4 सी आएंगे, क्लासिकल 4 सी। क्या बोलेंगे हम, क्लासिकल 4 सी। पहला आता है सी फॉर, इसको क्या रखें, सी फॉर कफिंग, सी फॉर चॉकिंग, सी फॉर साइनस और सी फॉर कंटिन्यूअस ड्रूलिंग। क्या हो गया, कफिंग हो गया, चॉकिंग हो गया, साइनसिस हो गया और कंटिन्यूअस ड्रूलिंग हो गया। ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, कंटिन्यूअस ड्रिलिंग क्यों होगा, क्योंकि देखो फूड पास थ्रू नहीं होगा और सलाइवा क्या होगा, अंदर नहीं जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे मुंह में जमता रहेगा, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूअस ड्रूल आउट करता रहेगा। सो ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला के अंदर 4D सी है। अब हम आते हैं 4D के अंदर, एपिग्लोटिटिस, ठीक है, एपिग्लोटिटिस के अंदर 4D आएंगे, डिस्फेजिया, ड्रूलिंग, डिस्फोनिया और डिक्रीज रेस्पिरेशन, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन डिक्रीज होगी। डिस्फोनिया का मतलब क्या होता है, मफल साउंड, मफल साउंड क्यों, क्योंकि देखो एपिग्लोटिटिस होने के कारण जो वोकल कॉर्ड है वहां पे बिल्कुल क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। कॉन्स्ट्रिक्शन होने से क्या होगा, पेशेंट को वॉइस जनरेट नहीं कर पाएगा, आसानी से बोलेगा तो बॉडी मुश्किल से उसकी आवाज निकलेगी, इसको बोलेंगे डिस्फोनिया, डिफिकल्टी इन स्पीच, बोलने में तकलीफ होना। मफल साउंड क्लासिकल साइन है इसका। ड्रूलिंग इसमें भी देखी जाएगी, क्योंकि क्या होगा, फूड कंटेंट पास थ्रू नहीं हो पा रहा है, सलाइवा अंदर नहीं जा रहा है, तो मुंह में घूमता रहेगा और वो ड्रूल आउट करता रहेगा। डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, स्वेलोइंग, ठीक है। नेक्स्ट डिक्रीज रेस्पिरेशन, क्लियर है, बिल्कुल रेस्पिरेशन करने में उसको दिक्कत होगी, एपिग्लोटिटिस। नेक्स्ट हमारा था सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसको हमने याद रखा एमएसडी के नाम से, महेंद्र सिंह धोनी। इसमें क्या होता है कि सारे सिक्रेशन ठीक हो जाते हैं। M4 हो गया म्यूकस, M4 हो गया म्यूकस, ठीक है। S4 हो गया सलाइवा, S4 हो गया सलाइवा, सलाइवा। और D4 हो गया डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस। तो सारे ही सिक्रेशन क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो इसके कारण पेशेंट को क्या होगा, साल्टी स्किन और बल्कि ग्रीसी मतलब ग्रीस के समान गाढ़ा स्टूल पास होगा। साल्टी स्किन, कैसा, साल्टी स्किन, क्योंकि क्या होगा, जो जितने भी सिक्रेशन है ठीक हो जाएंगे, क्लियर है। सलाइवा बोल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो स्वेट भी बोल सकते हो, सलाइवा या स्वेट कुछ भी याद रखो, स्वेट, ठीक है। तो स्वेट अगर आप याद रखोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि पेशेंट सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर साल्टी स्किन होती है ना, नमक के दानों के समान स्किन के ऊपर अपीयरेंस रहती है, जिसको बोलेंगे साल्टी स्किन। और स्टूल कैसा होता है, बल्कि ग्रीसी स्टूल। अगर बल्कि ग्रीसी स्टूल पूछे तो क्या रहेगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्लियर है। सारे सिक्रेशन क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर 3P याद रखना, पोलियूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, मतलब बाथरूम ज्यादा आना, भूख ज्यादा लगना और प्यास ज्यादा लगना, ठीक है, इंक्रीज भूख और इंक्रीज प्यास, ठीक है, और यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा आना। डायबिटीज कीटोएसिडोसिस के अंदर पॉलीयूरिया रहेगा और पॉलीफेजिया रहेगा, ठीक है। डायबिटीज पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया,
पॉलीडिप्सिया रहेगा। सबसे क्लासिकल सिम्टम क्वेश्चन पूछा जाता है डायबिटीज कीटोसिडोसिस के अंदर किस तरह की ब्रीथिंग इसमें आती है, तो कुसमाल ब्रीथिंग, कुसमाल ब्रीथिंग आएगी डीप रैपिड रेस्पिरेशन करने पर कुसमाल ब्रीथिंग आएगी। ठीक है, कुसमाल ब्रीथिंग पैटर्न रहने वाला है। नेक्स्ट आते हैं ब्लैडर कैंसर के ऊपर। ब्लैडर कैंसर के अंदर क्या होता है, पेनलेस हेमेचूरिया होता है। कैसा होता है, पेनलेस हेमेचूरिया, यूरिन के साथ ब्लड आना, हेमेचूरिया मतलब यूरिन विथ ब्लड, या बोल सकते हो ब्लड विद यूरिन। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, बीपीएच, रिड्यूस साइज एंड फोर्स ऑफ यूरिन। अगर बाथरूम का जो फोर्स है और साइज है, मतलब जितना डिस्टेंस पे गिनना चाहिए पहले, अगर मान लो 2 मीटर पे, अब यूरिन का फोर्स कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितनी कम मोमेंट में यूरिन ड्रॉपलेट बड़े कम मोमेंट में आगे, इनकॉन्टिनेंस भी रहता है इसके अंदर, तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी बोला जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमें देखा पेम्पिगस वल्गरिस। पेम्पिगस वल्गरिस के अंदर क्लासिकल साइन जो क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, निकोलस्काइस साइन। इसके अंदर क्या होगा, सेपरेशन ऑफ एपिडर्मिस कॉज्ड बाय द रबिंग ऑफ द स्किन। इसके अंदर क्या होता है, देखो पेम्पिगस वल्गरिस के अंदर क्या होगा कि जो स्किन होती है, स्किन की लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स में क्या होगा, एब्नॉर्मलिटी हो जाएगी। एक तरह की डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज है। इसके अंदर क्या होगा, अब जो स्किन की लेयर्स है वो एब्नॉर्मली क्या होंगे, डिटेच होने लग जाएंगे एक दूसरे से, पूरी बॉडी पे ब्लिस्टर्स बनेंगे। पेम्पिगस एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स ऑल बॉडी, ऑल बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर ब्लिस्टर्स बनने लग जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं इसके ऊपर। अब हमारा आ गया रेटिनल सिस्टम, मतलब पूरा का पूरा आई आ गया। तो आई के अंदर सबसे पहले हमने देखा है रेटिनल डिटेचमेंट। रेटिनल डिटेचमेंट होने के ऊपर पहले काफी बार क्वेश्चन आ गए हैं, 2018 भोपाल में भी पूछा गया था। विजुअल फ्लोटर्स दिखेंगे, फ्लैश ऑफ लाइट दिखेगा और कर्टेन विजन होगा। अगर कर्टेन विजन पूछे तो क्या साइन करना है, पर्दे, आंखों के ऊपर पर्दे आ जाना लायक होगा तो रेटिनल डी अटैचमेंट हो गया है। विजुअल फ्लोटर्स आएंगे, आंखों के सामने फ्लोटर्स दिखने लगेंगे और फ्लैशिंग ऑफ लाइट रहेगी। ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, आईसीपी, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर मोर देन 21 हो जाता है mm of Hg। ठीक है, नॉर्मली कितना होता है 10 to 21 mm of Hg होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, पेनफुल विजन होगा। कैटरेक्ट के अंदर पेनलेस होता है, बस ध्यान रखिए कैटरेक्ट के अंदर क्या हो जाता है, एजिंग के साथ क्या होता है, हमारा लेंस ब्लर हो जाता है। बट ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने के कारण हमारा विजन क्या होता है, लॉस होता है, बट वो पेनफुल होता है। कैटरेक्ट के अंदर पेनलेस होता है। ठीक है, टनल या गन बैरल हेलो विजन, टनल लाइक विजन या होलो विजन दिखेगा। ठीक है, और जबकि हमारा कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है, ऑपोसिटी ऑफ लेंस हो जाता है, ब्लरिंग विजन आएगा, धुंधला दिखेगा, नाइट में कम दिखेगा। तो कैटरेक्ट और ग्लूकोमा का डिफरेंस याद रख सकते हो। रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा एक तरह का रेटिना का कैंसर होता है जिसके अंदर कैट्स आई देखी जाती है। कैट्स आई रिफ्लेक्स बोलेंगे, जिसके अंदर ग्रेश डिस्कलरेशन दिखता है पिपल्स के अंदर। पिपल्स के अंदर देखेंगे तो ग्रेश डिस्कलरेशन दिखेगा। कैट्स आई रिफ्लेक्स अगर पूछ लिया जाए तो रेटिनोब्लास्टोमा करके आना आपको। क्लियर है। नेक्स्ट साइन देखते हैं, एक्रोमेगेली, मतलब ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाना। ग्रोथ हार्मोन के बढ़ जाने से बच्चों के अंदर क्या होगा, गिगानेटिज्म, और एडल्ट में होगा एक्रोमेगेली। गिगानेटिज्म के कारण क्या होगा, कोरस फेशियल फीचर होंगे, मतलब कोरस मतलब एबनॉर्मल। नाक क्या होगा, फ्लैट होगा। ठुड्डी जो है अपनी जो चिन है प्रोट्रूड आउट रहेगी, बाहर की तरफ आते हुए दिखेगी। प्रोमिनेंट चिन रहेगी। लार्ज एक्सट्रीमिटी क्लबिंग फिंगर रहेगी, एक्सट्रीमिटीज तो लंबी होंगी और फिंगर के सिंह क्लबिंग करती हुई। क्लियर है। बोन्स काफी रहेंगी, वीक रहने वाली है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म के अंदर क्या बोलेंगे, लोवेन लेविस सिंड्रोम। लोवेन लेविस सिंड्रोम का मतलब शॉर्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन जो था वो कम हो जाएगा। क्लियर है। ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगेली या गिगानेटिज्म क्लियर हो गया। बच्चों के अंदर, चाइल्ड के अंदर गिगानेटिज्म होता है। तो क्लियर क्या देखा जाता है, कोरस फेशियल फीचर रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल चेहरा अजीबोगरीब दिखने वाला है। कान छोटे हो सकते हैं, फ्लैट नेजल बोन हो सकती है ना, प्रोट्रूड आउट होगी। ये सब सिम्टम्स हमारे एक्रोमेगेली क्या हो गए। नेक्स्ट आता है डक्शन मस्कुलरिस डिस्ट्रोफी। एक तरह का क्या इसको दूसरा नाम बोलते हैं, ग्रोवर्स साइन बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रोवर्स साइन के अंदर क्या होगा, यूजुअली हैंड्स टू पुश oneself फ्रॉम द फ्लोर। मतलब डक्शन मस्कुलर वीकनेस के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रोफी के अंदर मसल जो होती है लोअर से शुरू करते हैं, नीचे से क्या होंगे, वीक होते शुरू हो जाएंगी। पेशेंट को अगर खड़ा रहने के लिए पहले तो दोनों पांव पे खड़ा रहने के लिए भी अपने एक हाथ फिर दूसरे हाथ का सपोर्ट लेना पड़ता है, जिसके कारण से क्या हो पाएगा, वो खड़ा हो पाएगा। सो
पाँव पे खड़ा रहने के लिए भी हाथ के सपोर्ट से शुरू करना पड़ता है, इसको बोल सकते हैं ग्रोवर साइन। ग्रोवर साइन क्लियर है? डक्शन मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलेंगे। नेक्स्ट जीआरडी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, बैरेट्स इसोफेगस हो जाएगा। बैरेट्स इसोफेगस में क्या होगा? इरिजन ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द इसोफेगस म्यूकोसा, बार बार एचसीएल का रिगर्जिटेशन होने से क्या होगा? जो इसोफेगस का लोअर पार्ट है वो क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, इरप्ट हो जाएगा, इरिजन आ जाएंगे। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के अंदर क्या होगा? इतना ज्यादा लीवर डैमेज हो जाना कि अब क्या होगा? ब्रेन साथ साथ में उसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, तो फ्लैपिंग ट्रिमर्स आएंगे। फ्लैपिंग ट्रिमर्स मतलब ये फ्लैपिंग ट्रिमर्स हो गया। क्लियर हो गया? हाइड्रोसिफेलिस के अंदर देखा होगा ब्रेन का साइज जो सेल, हमारा जो सिफिलिस साइज होता है वो काफी बड़ा हो जाता है, तो बूजिंग साइन बोलते हैं उसको। बूजिंग साइन मतलब प्रोमिनेंट फोरहेड, हेड बड़ा, हेलमेट पहन रखा हो ना, जो अंतरिक्ष में दिखते हैं एलियंस वैसा दिखता है, बूजिंग हेड दिखता है। ये सारे मैं आपको क्लासिकल साइन बता रहा हूँ ट्रिक टॉक के अंदर, ठीक है? ट्रिक टॉक के अंदर क्लासिकल साइन देख रहे हैं हम। नेक्स्ट हमारा आता है हाइपोवोलेमिक शॉक या कार्डियोजेनिक शॉक। दोनों अलग अलग होते हैं, पर मैंने साथ में क्यों लिखे हैं? साथ में इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको उसके सिम्टम्स पे ध्यान रहना है। हाइपोवोलेमिक मतलब फ्लूइड कम हो जाना, कार्डियोजेनिक मतलब कार्डिक आउटपुट बिल्कुल कम हो जाना। हाइपोटेंशन रहेगा, बिल्कुल देखो हाइपोटेंशन रहने वाला है, पर यहाँ पे क्या होगा? कंपनसेटरी मैकेनिज्म, कंपनसेशन होगा। अगर बॉडी कंपनसेशन, हार्ट कंपनसेट करेगा तो ट्रैकीकार्डिया होगा, वीक थर्डी पल्स होगी और कूल और मॉइस्ट स्किन होगी। कूल और मॉइस्ट क्यों होगी स्किन? क्योंकि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रही है, तो दूर पेरिफेरल साइड पे क्या होगी? ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण, वीक होने के कारण वहां की स्किन ठंडी हो जाएगी। पल्स पेरिफेरली काफी वीक और थ्रेड दिखेंगे, ब्रेडिकार्डिया रहेगा और हाइपोटेंशन होगा, फ्लूइड काफी कम हो गया है। कार्डियोजेनिक और हाइपोवोलेमिक दो ही सेम चीजें दिखने मिली, बट न्यूरोजेनिक में एक डिफरेंस है। क्वेश्चन आया था 2020 कंबाइंड एग्जाम के अंदर, न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर क्लासिकल सिम्टम बताओ, तो हाइपोटेंशन था, ब्रेडिकार्डिया था, वार्म ड्राई स्किन था। वहां पे क्या दिखा था? हाइपरटेंशन था, सॉरी ट्रैकीकार्डिया दे रखा था, हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया दे दिया था कूल और वार्म स्किन, और लास्ट ऑप्शन था वार्म ड्राई स्किन। कौन सा था? तो वहां पे क्या करना? वार्म और ड्राई। देखिए इसके अंदर क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फेलियर हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फेलियर हो गया मतलब आपको ध्यान है कंपनसेशन नहीं होगा, कंपनसेशन नहीं होगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म नहीं होगी, तो हाइपोटेंशन तो होगा पर टैकीकार्डिया नहीं होगी। क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया। और ब्लड तो है इसके अंदर, ब्लड तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण होने वाला न्यूरोजेनिक शॉक है ये। ब्लड तो हमारे कार्डिक आउटपुट तो हमारे पास है, तो ब्लड फ्लो तो जाने वाला है, पर ब्रेन के अंदर सप्लाई नहीं है, पर पेरिफेरल सप्लाई है, तो हमारी स्किन कैसी रहेगी? वार्म और ड्राई रहेगी। तो क्लासिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, वार्म और ड्राई ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं मेनियर्स डिजीज, जिसको वर्टिगो या टिनाइटिस भी देखा जाता है। मेनियर्स डिजीज के मतलब कान की बीमारी है, इनर ईयर की। इनर ईयर के अंदर क्या हो जाना? डिजीज कंडीशन है इनर की, जिसके अंदर वर्टिगो या टिनाइटिस। वर्टिगो मतलब चक्कर आना, और टिनाइटिस आपने सुना होगा वेस्टिबुलोकोक्युलर के अंदर डैमेज भी होता है, तब भी क्या होता है? स्ट्रेप्टोमेशन के अंदर ओक्युलर ऑटोटॉक्सिसिटी, तो इसके अंदर पे हमने वर्टिगो और टिनाइटिस देखा था। फिर आता है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस मतलब ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन। ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन होने से क्या होगा? बर्निंग ऑन यूरिनेशन। बाथरूम जब भी पेशेंट करेगा उसको यूरिनेशन के टाइम क्या होगा? बर्निंग होगी। बेसिलर फ्रैक्चर। बेसिलर फ्रैक्चर मतलब बेसल बोन, ठीक है? बेसिलस पार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है अपना ब्रेन का, उसका बेसल फ्रैक्चर होता है, तो उसके अंदर क्या होगा? ऑटोरिया मतलब कान के अंदर से सीएसएफ फ्लो रहेगा, सीएसएफ का फ्लो आउट होना क्या कहलाता है? बेसिलर फ्रैक्चर का इंडिकेशन है। नोज के अंदर भी आ सकता है, नोज एंड ईयर के अंदर, तो ऑटोरिया इज द क्लासिकल साइन ऑफ बेसिलर फ्रैक्चर। नेक्स्ट देखते हैं रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर आपने देखा होगा एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसके अंदर जोन्स, डॉक्टर डकेट जोन्स ने एक क्राइटेरिया दिया था, जिसको हम याद रखेंगे, मेजर को याद रखेंगे, मेजर को हम याद रखेंगे केसेस के नाम से, और कैफे पल को याद रखेंगे माइनर क्राइटेरिया के नाम से, ठीक है? माइनर क्राइटेरिया। अब मेजर के अंदर आपको क्या याद रखना है? फटाफट से देखिएगा, ठीक है? मेजर के अंदर क्या याद रखना है? C4 कार्डाइटिस, C4 कार्डाइटिस हो गया, ठीक है? A4 क्या हो गया? आर्थराइटिस, जॉइंट का पेन हो गया। S फॉर आ गया सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, क्या आ गया? S फॉर सबक्यूटेनियस नोड्यूल। E फॉर एरिथमा मार्जिनेटा, एरिथ्रा मार्जिनेटम, और S फॉर हो गया सेंडेमन कोरिया। सेंडेमन कोरिया का मतलब क्या होता है? ट्रिमर आना, हाथों में ट्रिमर से रहना। तो कार्डाइटिस, आर्थराइटिस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल, एरिथमा मार्जिनेटम और सेंडेमन कोरिया के बाद आते हैं माइनर क्राइटेरिया के ऊपर। माइनर क्राइटेरिया के अंदर क्या होता है?
कैफे पल के नाम से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? कैफे पल। टिकटॉक के ऊपर आपके लिए शानदार है ट्रिक, कैसे और कैफे पल। कैफे पल को हम याद रखेंगे माइनर से, यानी कि सी फॉर सीआरपी इंक्रीज, ठीक है। आर्थ्राल्जिया होगा, जॉइंट पेन होगा, फीवर होगा। ई फॉर आगे ईएसआर इंक्रीज। पी फॉर पीआर इंटरवल क्या होगा? प्रोलॉन्ग होगा, इंक्रीज होगा। ए फॉर एनीमिया और ए फॉर होगा ल्यूकोसाइटोसिस, मतलब डब्ल्यूबीसी का बढ़ जाना। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। जोन्स क्राइटेरिया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर कोई डाउट हो रहा है। टाइम कम होने के कारण फटाफट से कंप्लीट करते हैं सेशन को, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। अब ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है जोन्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कितने मेजर कितने माइनर के अकॉर्डिंग पेशेंट को डिजीज डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मेजर हो तो 2 मेजर इनफ है, 2 मेजर इनफ है। मेजर नहीं हो तो 1 मेजर या 2 माइनर सिम्टम होने चाहिए। अगर दोनों मेजर सिम्टम्स दिख रहे हो पेशेंट के अंदर, मान लो कार्डियाटिस दिख रहा है और सबक्यूटेनियस नोड्यूल दिख रहे हैं, तो हमको आगे जरूरत नहीं है। बट 2 माइनर सिम्टम हो और 1 मेजर हो तो भी हम चला लेंगे। बट साथ में थ्रोट कल्चर जो होता है, ग्राम ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का पॉजिटिव होना आवश्यक है, पॉजिटिव होना आवश्यक है स्ट्रेप्टोमाइसिन का। साथ में या फिर देख सकते हैं एलिवेटेड एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन और टाइटर का पॉजिटिव होना, एलिवेटेड एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन और टाइटर का पॉजिटिव होना, या ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकाई का पॉजिटिव होना। साथ में 2 मेजर हो सकते हैं या फिर 1 मेजर 2 माइनर सिम्टम्स का होने पर पेशेंट को र्यूमेटिक फीवर डिक्लेयर किया जाएगा। ये है जोन्स क्राइटेरिया, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमने देखा था एंडोकार्डाइटिस। मायोकार्डियम जो होती है सबसे इनर मोस्ट लेयर हार्ट की, उसका क्या हो जाना? इन्फ्लेमेशन हो जाना, एक तरह की इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम। सबसे अंदर की एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है। इसके अंदर 4 तरह के साइन देखने मिलते हैं। रोथ स्पॉट, रोथ स्पॉट का मतलब क्या होगा? रेटाइना के अंदर हेमरेजिक स्पॉट्स दिखेंगे, क्लियर है। जेनवेस लीजन के अंदर क्या होगा? एक तरह का मैक्यूल्स ऑन पाम्स एंड सोल, क्लियर हो गया। और ऑस्लेट नोड्यूल्स होंगे, नोट्स प्रेजेंट होंगे ऑन टिप ऑफ फिंगर। और स्प्लिंटर हेमरेज होगा नाखूनों का, नेल बेड का हेमरेज, हेमरेज ऑफ नेल बेड्स, नेल बेड हेमरेज बोल सकते हैं। नेल बेड का हेमरेज होना, ठीक है। ऑस्लेट नोड्यूल्स मिलेंगे, मतलब जो टिप्स होती है, ये जो टिप्स है यहाँ पे क्या आपको नोड्यूल्स देखने मिलेंगे, एक तरह के मैक्यूलोपेपुलर लीजन देखने को मिलेंगे। जेनरल लीजन का मतलब हो गया सोल, सोल पाम हो गया, और पाम की जो होगी सोल, यहाँ पे पाम की होगी, नीचे सोल होगी फुट की, वहां पे क्या मिलेंगे आपको? लीजन्स देखने को मिलेंगे, जिनको बोलेंगे मैक्यूल्स एक तरह के देखने को मिलते हैं, उनको बोलते हैं जेनवेव लीजन बोलते हैं। और रोथ स्पॉट आंखों के अंदर देखने को मिलते हैं, हेमरेजिक स्पॉट, तो इसको बोलते हैं एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए वार्निंग साइन ऑफ कैंसर, जिसको हम क्वेश्चन के नाम से याद रखेंगे, क्वेश्चन के नाम से याद रखेंगे। सी फॉर चेंजेस इन बाउल ब्लैडर हैबिट्स, ठीक है। ए फॉर बोलोगे एनी सोर दैट डजंट हील, एनी सोर दैट डजंट हील। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, देखो मल्टीपल कॉस्टिंग मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं कि चेंज फॉर बाउल ब्लैडर हैबिट्स, एनी सोर दैट डज नॉट हील, अनयूजुअल ब्लीडिंग होगी पेशेंट को, थिकनिंग हो जाएगी या लंप और ब्रेस्ट की कहीं पे भी, ठीक है। इनडाइजेशन देखने को मिलेगा, और ऑब्वियस चेंज इन वाटर में कोई वाट या मोल्स होगा उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। और नेकिंग कफ या हॉर्सनेस आएगी, खाली खांसी आएगी या घोड़ा खांसी आ सकती है, तो उसको बोलेंगे वार्निंग साइन, जिसको हमने क्वेश्चन के नाम से याद रखा था। नेक्स्ट देखते हैं हॉटकिंस लिम्फोमा, लिम्फ नोड की कैंसर होती है, लिम्फ नोड की डिजीज होती है। इसके अंदर रेड स्टेनबर्ग सेल दिखती है लिम्स के अंदर, लिम्स के अंदर रेड स्टेनबर्ग सेल्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा का अंदर होता है मैलिग्नेंट proliferation ऑफ प्लाज्मा सेल इन बोन्स, प्लाज्मा सेल का proliferation होता है, जिसके अंदर देखा जाता है बेंस जोन्स प्रोटीन रिलीज करती है ये यूरिन और ब्लड के अंदर। बेंस जोन प्रोटीन किसके अंदर देखा जाता है? मल्टीपल माइलोमा के अंदर। रेड स्टेनबर्ग सेल्स किसमें देखी जाती है? रेड स्टेनबर्ग हॉटकिंस डिजीज के अंदर देखी जाती है। क्लियर हो गया। जेनवे बॉडी सबको पता चल गया, रोथ स्पॉट आपको पता चल गया, ये सारे किसमें देखने को मिलते हैं? हमारे एंडोकार्डाइटिस के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं ओवेरियन कैंसर, हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट होती है। क्वेश्चन पूछा गया हाईएस्ट मोर्टेलिटी कौन से कैंसर के अंदर है, तो आपको बोलना है कैंसर, ओवेरियन कैंसर के अंदर, जिसके अंदर CA-125 एलिवेट होता है। नेक्स्ट आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। कॉमन मेटास्टेसिस क्या पूछा जाता है? बोन एंड लंग्स। ब्रेस्ट का मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस लोकेशन क्या है? बोन्स एंड लंग्स, PL, PC
बी एल, ठीक है। बी एल का याद रखना, ब्रेस्ट में बीएल, बी एल, ठीक है। बोन्स और लंग्स, मास फेल ड्यूरिंग द बीएससी, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है तो क्या है, एब्नॉर्मल मास फील होगा तो क्वेश्चन पूछा जाता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो होता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ये कौन सा डेज पे किया जाता है, तो 7 to 10 डेज आफ्टर मेंसेस, पीरियड्स खत्म होने के 7 to 10 डेज पर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। जो सबसे ज्यादा राइट अपर क्वाड्रेंट में, आउटर राइट अपर क्वाड्रेंट एक्सिलरी एरिया पे, यहाँ पे क्या मिल सकता है, एब्नॉर्मल फेस मास मिल सकता है, जिसको बोल सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर का इंडिकेशन। जी हाँ, तो थैंक यू। आई होप आपको हमारे सारे सेशन पसंद आए होंगे। अगर आपने देखे नहीं है तो फटाफट से देख लीजिए पुराने सेशन भी। आपका एक रैपिड रिवीजन है, 15-15 मिनट, 10-10 मिनट में आप सारी एमिशन या सारी लगभग बोले में जितनी डिजीज कवर कर सकता था सारी करने की कोशिश की है। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसी तरह से ट्रिक टॉक पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।